हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अबसू क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि एक फ्लावर होता क्या है, फूल होता है क्या और फूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली फूल के स्ट्रक्चर के बारे में 4 भाग को बताया जाता है। पहला हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और तीसरा हमारा पुमंग और चौथा जायांग। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में अध्ययन करने के लिए आज हम इसको फिर से एक टॉपिक की तरह बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फूल का अध्ययन करते हैं उनको बोलते क्या हैं। जिस हिसाब से कोई एक हार्ट के बारे में पढ़ता है, कोई व्यक्ति जब हार्ट के बारे में पढ़ता है तो उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और कोई व्यक्ति जब हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ता है यानी मस्तिष्क के बारे में तो उसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और जो उस पढ़ के जो उसके लायक यानी डॉक्टर बनता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, तो वैसे इस पुष्प के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं एंथोलॉजी, यानी जो अध्ययन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। अब बात आती है कि एंथोलॉजी शब्द आया कहाँ से। बहुत से लोगों के मन में विचार उत्पन्न होता होगा। आपने बता तो दिया कि एंथोलॉजी, पर एंथोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वह यह एक जो है ग्रीक भाषा है। ठीक, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है एंथोस, दूसरा है लॉजिया। क्या है, लॉजिया। ठीक, जो हमारा एंथोस का मतलब होता है वह हमारा होता है फूल। एंथोस का मतलब होता है फूल, और लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन करना या संग्रह। ठीक, इसका मतलब होता है अध्ययन करना या संग्रह, इसको हम बोल सकते हैं, या संग्रह। संग्रह मतलब कि उसके बारे में बहुत सी चीजों को एकत्रित करना यानी अध्ययन करना। ठीक, ये हमारा ग्रीक भाषा का है। पहला एंथोस, दूसरा लॉजिया, दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया हमारे साइंटिस्ट ने, एंथोलॉजी, यानी जो फूलों के बारे में अध्ययन करे। तो चलिए देखते हैं फूल के भाग कितने होते हैं। नॉर्मली 4 भाग होते हैं, सबको पता है। उन चारों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहला हम जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। ठीक, पहला हमारा बाह्य दलपुंज और दूसरा हमारा है दलपुंज। और तीसरा हमारा है पुमंग, और चौथा है जायांग। जायांग। ठीक, बाह्य दलपुंज को हम बोलते हैं कैलिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स, जिसको लिखना है लिख लेंगे। और दलपुंज को हम बोलते हैं कैरोला। कैरोला। और पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। और जायांग को बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक, तो इन सब के बारे में पता होगा। आज हम केवल ये बताएंगे ये पुष्प होते क्या है, पुष्प में कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प के किस अंग में होते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया, एक पुष्प का फिगर बनाया, जिसमें हमने इसका नामकरण पहले से ही कर दिया। ठीक, जिसका नामकरण हमने पहले ही कर दिया कि पुष्प पे क्या क्या पाए, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको पहले से ऑलरेडी बना के रखा है। तो इसमें समझते हैं जो हमारा है बाह्य दलपुंज, जिसका कार्य होता क्या है और ये पाया कहाँ जाता है। देखिए, जो हमारा पुष्प एक होता है, पुष्प के निचले सतह पर बाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक, आपने फूल को देखा होगा, जब फूल तोड़ते हैं तो एक डंडे नुमा संरचना रहती है ना, जो यहाँ पे एक नीचे देखिए लिखा गया है, जिसको हम बोलते हैं वृंत। यानी जब उस डंडे को हम वही डंडा पकड़ के फूल को तोड़ते हैं तो उस डंडे के ऊपर देखिए 4-5 पत्तियां हरी हरी रहती है ना, उसी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। उसका कार्य क्या होता है, वह कली को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो एक गुलाब का फूल है,
अगर वही बाह्य दल पुंज ना रहे और उस पर आधी तूफान जब आएगा और उस पर मिट्टियाँ चिपक जाएंगी, तो होता क्या है, वो पुष्प जो अच्छी तरह से रहना चाहिए उसको, वह नहीं हो पाता है ना। अगर मान लो, और उसको भोजन प्राप्त करने के लिए पुष्प खुद से भोजन तो बना नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो तो होता है हमारा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये हरा होता है, हमारा बाह्य दलपुंज क्या होता है, हरा होता है, जिसके कारण कली को या फूल को भोजन देने में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, जिससे कली भोजन लेती है और एक अच्छी प्रफुल्लित फ्लावर बनता है। ठीक, तो हमारा बाह्य दलपुंज का कार्य क्या है, केवल पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना और उसको भोजन देना। बाकी भोजन तो प्लांट से मिलता है, लेकिन जो कली का मान लो आल चावल आप खाते हैं, क्या सारा प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स मिल जाता है? आप अगर रोटी नहीं खाएंगे या फिर दूध रोटी खा लेंगे, उसके बाद प्रोटीन आपको मिल जाएगा हर चीज। तो उसी हिसाब से जड़ से तो इसका भोजन मिल रहा है और ऊपर तना से मिल रहा है, पर जो हमारा ये कैलिक्स होता है यहाँ से भी इसको भोजन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा दलपुंज। दलपुंज कहाँ पे पाया जाता है? ये जो हमारे फ्लावर की पत्तियां होती हैं, यानी जो समझे गुलाब लो, और गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाब कई कलर के होते हैं, पिंक कलर होते हैं, रेड कलर होते हैं, कहीं कहीं पे व्हाइट कलर भी होता है। ठीक, तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं गुलाब की, देखिए हमने यहाँ पे बताया दलपुंज, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है उसको हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है कि निषेचन की क्रिया के प्रति जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करना। यानी अगर कोई पुष्प है वो अच्छे से एक रंग बिरंगे कलर में है, तो उस पर क्या करेंगे, जो हमारे कीट होंगे वो उसको देखकर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद कीट आके इन दल पुंजों पे बैठते हैं। जब दल पुंजों बैठे, जिससे कारण परागकण की परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। तो दल पुंज का कार्य होता है यानी कीटों को आकर्षित करना या जीवों को आकर्षित करना। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पुमंग। पुष्प में मेन यही दो भाग होते हैं, पुमंग और जयांग। पुमंग को हम बोल सकते हैं यानी पुरुष, पास से पुरुष और पास से पुमंग। तो पुमंग का कार्य क्या होता है? जैसे एक संतान को पैदा करने के लिए एक नर और मादा की आवश्यकता होती है, पुरुष और महिला की आवश्यकता होती है, वैसे पुष्पों में फल बनाने के लिए, निषेचन करने के लिए पुमंग और जयांग का होना आवश्यक होता है। ठीक, तो पुमंग होते कहाँ पे हैं? ये हमारा जो पार्ट है, ठीक, ये जो ये डंडानुमा संरचना और यहाँ ऊपर गोला बना दिए हैं, इस पूरे भाग को हम पुमंग बोलते हैं। ठीक, पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग में दो भागों में बांट दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? पतंतु। ये जो डंडानुमा है इसको हम बोलते हैं पतंतु, और ये हमारा है परागकोश। और इस परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा परागकण। ठीक, क्या होता है? परागकण। परागकण जैसे एक मनुष्य में होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है टेस्टिस, और उस टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म। तो वैसे ही हमारा पुमंग है, जो फ्लावर में पुमंग है, इसमें भी होता है परागकोश, और इस परागकोश के अंदर होता है परागकण, जो कि पुष्पों में निषेचन में यही हमारा परागकण ही भाग लेता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? हमने पुमंग को बताया। पुमंग होता है क्या है? पुमंग जो हमारे पुष्प होते हैं, उस पुष्पों में एक डंडेनुमा संरचना निकली रहती है, और उसको 2 या 3 भागों में बांट देते हैं, पतंतु, परागकोश और परागकण। और जब हमारा फूल परिपक्व हो जाता है अच्छे से, यानी जब हमारे परागकण जो है अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं, तो हमारा परागकोश फट जाता है यानी खुल जाता है, जिसके कारण जो ये पॉलीग्रेन होते हैं आके परागकण वो वर्तिकाग्र पर आके पहुंचते हैं। ठीक, अब अगला होता है हमारा जयांग। जयांग क्या होता है? जयांग का मतलब होता है मादा भाग, यानी जैसे एक मेल फीमेल में होता है वैसे एक फ्लावर में होता है जयांग। तो जयांग का काम क्या होता है? जयांग को इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं, और जो फीमेल के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं उनको हम गाइनोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। जो डॉक्टर होती हैं, महिलाओं के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गाइनोलॉजिस्ट। तो याद रखना कि गाइनो मीन्स होता है यानी स्त्री केसर, इसको बोल सकते हैं। ठीक,
इसको हम स्त्री केसर भी बोलते हैं जयांग को। तो इसमें देखिए जयांग होता कहाँ है, जो ये हमारा वर्तिकाग्र है और ये हमारा वर्तिका है और ये हमारा अंडाशय है, ठीक। इन तीनों भागों को मिला के हमारा बनता है जयांग। जैसे हमने पुमंग में बताया कि परागकण, परागकोश और पतंतु मिलके हमारा पुमंग हो गया या नर भाग। अब वैसे मादा भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये हमारा कहाँ गया, अंडाशय, ठीक। ये तीनों मिलके हमारा जयांग का निर्माण करते हैं। अब जयांग में होता क्या है, जब ये हमारा परागकण जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और फिर परागकोश फट जाता है यानी खुल जाता है, तो यहाँ से परागकण निकल के यहाँ वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक। यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं। समझ में आया? या तो ये हवा के माध्यम से आएंगे, या तो ये कीटों के माध्यम से आएंगे, या कुछ फूलों में एकदम पास पास रहते हैं तो गिर जाते हैं तब भी हो जाता है, ठीक। जब ये हमारा परागकण यहाँ से वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र क्या होता है, हल्का चिपचिपा सा होता है। यानी जैसे मान लो एक आता है चूहा, चूहे को पकड़ने के लिए एक आता है, उस पर गोंद लगा रहता है, ठीक। यानी उसको अगर जमीन पे फैला दो और उसको ओपन करके रख दो और जब उस पर चूहा जाता है तो उस पर चिपक जाता है और लोग उसको पकड़ के अच्छे से चूहे को जंगल में छोड़ देते हैं। तो वैसे इसमें भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है हल्का सा, जिससे जब ये हमारे परागकण आते हैं या तो हवा के माध्यम से आएगा, या तो कीट जब इस पे बैठे हैं तो कीट के पैरों में लग जाता है या पंखों में लग जाता है या मुंह में, कहीं भी लग जाता है। फिर जब कीट गलती से अगर इस वर्तिकाग्र पर बैठते हैं तो उनके पैरों में जब हमारा परागकण रहता है या उनके शरीर पर रहता है तो परागकण होता है क्या, इसी में चिपक जाता है, या फिर हवा के माध्यम से जब इस पे गिरता है तब भी चिपक जाता है। तो जब इस पे चिपकता है तो हमारे परागकण धीरे धीरे इसी नली की यानी वर्तिका के से होकर यहाँ अंदर आते हैं। यहाँ से वर्तिका से होकर ये अंदर आते हैं हमारे अंडाशय में, ठीक। जब ये अंडाशय में आते हैं तब ये निषेचन की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें फल मिलते हैं और अनेक बीज मिलते हैं, जो बीज रहित पादप होते हैं। मतलब बीज युक्त जो फल होते हैं उनसे बीज मिलते हैं, और जो भाई बीज रहित फल होते हैं उनसे तो बीज मिलते नहीं है, ठीक। ये हमारा पूरे पुष्प का स्ट्रक्चर था। और ये पुष्प को हमने बताया कि पुष्प जिसके बारे में हम यानी पुष्प का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का शब्द ग्रीक भाषा का है जो कि दो शब्दों से मिला है, एंथोस और लॉजिया। तो एंथोस का मतलब हमने बताया फूल और लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन या संग्रह। तो दोनों को कंबाइन करके क्या हमारा बन गया, एंथोलॉजी। और उस एक पुष्प के अंदर हमने बताया 4 पार्ट होते हैं, हमारा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, और इन सभी भागों को हमने बता दिए, ठीक। और हमारे यहाँ पे एक होता है पुष्पासन। क्या होता है, पुष्पासन। ये हमारा होता है पुष्पासन। पुष्पासन का कार्य क्या होता है, जब हम फूल तोड़ते हैं तो उसके नीचे देखो थोड़ा सा गोला टाइप का एक शेप बना रहता है ना, जहां से कली निकलती है और कली के नीचे ऐसे छोटा सा यहीं पे ऐसे शेप बना रहता है, जिसको हम उसी को हम बोलते हैं पुष्पासन। उसका कार्य क्या होता है, जब वो अभी मान लो इस पुष्पासन को अगर हम हटा दें और सीधा ये हमारा जो है ये केवल वृंत रहे, ठीक, तो क्या ये पुष्प अच्छे से रह सकता है, जैसे सीधा खड़ा रह सकता है। अभी मान लो हमारा पैर है भाई, 2 पैर है, ठीक, अच्छे से हम पैर को काट के एक लाठी बांध ले पैर के नीचे, तो क्या हम अच्छे से रह सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं चल सकते, गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा है और हमारे शरीर के हिसाब से अगर उतना क्षेत्रफल नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक से है कि हम गिर सकते हैं। तो वैसे पुष्प भी अगर इनके शेप के अनुसार ये जो पुष्पासन है ये नहीं होता, केवल वृंत पे होता, तो पुष्प इधर उधर लटक सकते थे। तो पुष्पासन का काम क्या होता है, यानी जिस पे पुष्प बैठे रहे, यानी जहां से पुष्प निकले जिस पे पुष्प बैठे रहे उसको हम बोलते हैं पुष्पासन, ठीक। पुष्पासन का कार्य फ्लावर को सीधा रखना होता है, ठीक। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।